गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। अ, मैं नीलम यादव, डॉक्टर सर्वपल्ली, सभी का स्वागत है। आज की क्लास, आज का जो विषय हमारा इतिहास, कक्षा 9वीं। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय आपको देना चाहूंगी। मैं नीलम यादव, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन माध्यमिक शाला अंधेरी पूर्व से हूँ, वहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ। आप सभी बच्चों का 2021 और 22 के नवीन शैक्षणिक वर्ष में स्वागत करते हुए हम अपने हमारा जो विषय है इतिहास और राजनीतिक शास्त्र की पठन पाठन की जो प्रक्रिया है उसको हम आगे ले चलते हैं। सर, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है वापस। धीरज सर, धीरज सर। क्या हो रहा है यार? जैसा कि बच्चों, मैंने अभी आपको अपना परिचय दिया, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से शायद मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, उसके वजह से थोड़ा हम डिस्टर्ब हो गए। बच्चों, इस वर्ष का जो इतिहास का अध्ययन अध्यापन की हमें अपना कार्य जारी रखना है। अन्य विषयों की तरह हमारा जो इतिहास और राजनीतिक शास्त्र को हमको पढ़ना है, उसका समय जैसे आप देख रहे हैं, वर्ष 1961 से लेकर सन 2000 सन तक का जो समय है, यानी जो इस दरमियान का जो इतिहास घटित हुआ है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसकी कक्षा 9वीं के पहले पूर्व की कक्षाओं में जब से आपका यह विषय स्टार्ट हुआ है, करीब करीब सभी बच्चों को पता होगा घटित होने वाली जो घटना होती है, जो बीता हुआ हमारा कल है, उसी का जब हम अध्ययन करते हैं तो इतिहास कहलाता है। भूतपूर्व घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना ही एक सामान्य भाषा में हम कहें तो इतिहास होता है। बच्चों, आपकी जो पुस्तक है, कक्षा 9वीं का जो इतिहास की पुस्तक है, उसके अंतर्गत जो पाठ समाहित किए गए हैं, जो पाठ इंक्लूड है, शामिल हैं, उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस विषय को, इतिहास और राजनीतिक शास्त्र। जैसे कि बच्चों, मैंने आपको बताया कि हमें यह विषय जो है, एक अपने अन्य विषयों की तरह जो हमारे जैसे गणित हुआ, आपका साइंस हुआ, उसी तरह से हमें अपना आपका जो ये सोशल साइंस है वो भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है बच्चों। और यह है आपको 40 नंबर, यानी आपका जो ओरल मार्क्स होता है 20 नंबर का होता है। 40 मार्क्स में 28 नंबर आपका इतिहास और 12 नंबर आपका राजनीतिक शास्त्र पर आधारित है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो है पाठ का नाम दिया हुआ है। बच्चों, जब से हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, भारत देश के विकास को हमको किस तरह से जो व्यवस्थाएं, नई नई व्यवस्थाएं लागू हुई, किस तरह से उसे अग्रसित किया जाए, उसे आगे ले जाया जाए, इसमें जो पाठ दिए हुए हैं, उस पाठ के आधार पर कैसे जो नया हमारे देश में नया कानून बना, नई सरकार बनी, उनके माध्यम से कैसे जो है हम आगे हमारा देश आगे आया, हम कैसे अपना विकास किए। और इस उसी के बारे में हम बातें कर रहे हैं, उसी के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। राजनीतिक शास्त्र विषय के अंतर्गत बच्चों, स्वतंत्र व विकासशील भारत और विश्व के आपसी जो पारस्परिक संबंध है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हम करेंगे। और यहाँ पर विकास के क्रम, इतिहास में जो विकास का क्रम है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आप बच्चों देखेंगे यहाँ पर कि आज हम जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आज का जो आधुनिक दौर है, आज का जो समय चल रहा है, वैश्विक स्तर पर एग्जाम्पल के तौर पर
एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों हम देखते हैं कि किस तरह से वैज्ञानिक क्षेत्र में जो नई नई टेक्निक आई, नई नई तकनीकी का विकास हुआ, मानव जो है चंद्रमा तक जा पहुंचा, जो है मंगल ग्रह तक जा पहुंचा। उसी तरह से यानी ये हमारा विकास का क्रम था। विकास के क्रम के अनुसार जो है विकास का जो प्रोसेस चला उसके बाद वह धीरे धीरे फिर सर नहीं हो पा रहा है। इस तरह से हमें डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ रहा है, पर ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मनुष्य के विकास का क्रम है वह कंटिन्यूअस चलता ही रहा है, और इसमें हम अपने प्रोग्रेस के साथ साथ परेशानियों का भी सामना कर रहे हैं। पूरा वर्ल्ड, पूरा जो विश्व है वह किसी न किसी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हमारे सामने समस्याएं आ जाती है पूरे वर्ल्ड के सामने। जितने भी कंट्री हैं, जितने भी देश हैं, हम जो है पूरे विश्व में कहीं न कहीं अच्छा है, विकास का क्रम अच्छा है तो कहीं थोड़ा कम है। और ये जैसे परेशानियों के दौर से की बात यदि हम करें तो आतंकवादी गतिविधियाँ हो गई, और फिर अब करंट में हम देख सकते हैं कोविड की जो सिचुएशन चल रहा है, कोरोना पेंडेमिक का टाइम, कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है बच्चों। अ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत कहीं न कहीं चीन के वुहान सिटी से हुई है, वुहान शहर से हुई है। मेरा यह सब प्रारंभिक चीज़ों को बताने का तात्पर्य बच्चों यह है कि किस तरह से मनुष्य जो है विकास के सीढ़ियों को चढ़ा, तो हमने उसको इतिहास में पढ़ा। अब मैं जैसे आपने प्रागैतिहासिक युग पढ़ा, ऐतिहासिक युग पढ़ा, तमाम चीज़ों को आप बचपन से चौथी 5वीं कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं, और उसका आप कहीं न कहीं आपको आने वाले जीवन में उसका फ़ायदा हो रहा है। बच्चों, अब यह हमें जानना होगा कि पाठ्यक्रम में किन मुद्दों को हमको पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन शेयर किया, लेकिन वह थोड़ा-सा जो भी रीज़न है नहीं हो पा रहा है। अ, अपने अगर आप लोगों के पास किताब होगी तो सामने देख सकते हैं, बुक होगी तो जिन बच्चों के पास है या नहीं है। हमारा इतिहास विषय में बच्चों को कक्षा 9वीं की जो क्लास में उनमें पढ़ने के लिए दिया गया है, कुल 4 घटक हैं उसमें, 4 यूनिट्स हैं उसमें, और इसमें पाठ की संख्या टोटल 10 दिया हुआ है, इतिहास विषय के लिए। उसी तरह राज्य शास्त्र के लिए यूनिट ही करीब-करीब 6 दे दिया है, और आपका पाठ भी 6 है। यानी हमें कुल टोटल मिला करके 16 पाठ रहा है। 10 पाठ आपका इतिहास का और 6 पाठ आपका राजनीतिक शास्त्र का, कुल मिलाकर पूरे हमारे एकेडमिक ईयर, वार्षिक ईयर, शैक्षणिक सत्र में हमें इन 16 पाठों के माध्यम से, 16 नए पाठों के माध्यम से इतिहास विषय की जानकारी को प्राप्त करना है। जैसा कि यह हमारा जो सब्जेक्ट है, यह 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो सबसे पहले इतिहास में हमें जो देखना होगा, उसमें कुछ चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले सकती हूँ कि इतिहास के साधन कौन-कौन से हैं। जब भी कभी इतिहास विषय पढ़ने की बात आती है बच्चों, तो सबसे पहले शुरुआत मैंने आपको बताया परिभाषा के माध्यम से, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसमें हम क्या पढ़ते हैं। उसका माध्यम क्या हो सकता है, किन माध्यमों के ज़रिए हम नित्य नवीन जानकारी इतिहास विषय में प्राप्त करते हैं। इसमें सबसे पहला ही आपका चैप्टर है, सबसे पहला ही प्रकरण, प्रथम प्रकरण ही आपका है इतिहास के साधन। किन माध्यमों के ज़रिए हमें इतिहास विषय की जानकारी प्राप्त होती है, और इनका विभाजन किया गया है। मतलब विभाजन यानी इन्हें विभक्त किया गया है कि प्रत्येक का अपना-अपना ये रहता है बताने का। यानी जैसे जो मटेरियल्स पहले से एकत्र करके रखे गए, जैसे आप कभी किसी म्यूज़ियम में गए होंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐतिहासिक स्थल पर गए होंगे, तो वहाँ पर जो पुरातत्व विभाग द्वारा जो संजो कर रखा हुआ ऐतिहासिक साधन होता है, गुफाएँ होती हैं, ऐसे बहुत सारी जगहों पे आप गए होंगे जो देखे होंगे। तो इनका वर्गीकरण किया गया है बच्चों, इनको विभक्त किया गया है, और साथ-साथ में तत्कालीन घटनाएँ जो थी, तत्कालीन मीन्स उस समय घटी हुई जो घटनाएँ थी, उनके बारे में कल्पना, अनुमान और विभिन्न इतिहासकारों के जो मत हैं, वह आपकी पुस्तक में बाकायदा लिखा हुआ है। ऐतिहासिक संदर्भों का योग्य तरीके से वाचन, यानी समय-समय पर इतिहासकारों ने ऐतिहासिक जो हमारे साक्ष्य हैं, उनका वाचन किया। पुस्तकें हैं जिसके अंतर्गत सिक्के हैं, अदर्स मटेरियल दस्तावेज हैं, वस्तुएँ हैं। यह सब बच्चों हमें पहले प्रकरण के अंतर्गत पढ़ने को
मिलेगा कि किस तरह से यह सारी चीजें संजो कर रखी हुई हैं, जिसके माध्यम से हमें हमारे जो हमारा अतीत है उसके बारे में हम जानकारी उसी के जरिए लेते हैं। दूसरे यूनिट में बच्चों दिया है राष्ट्र निर्माण की चुनौती भाग 1। मैंने जैसे ही आपको अभी इंट्रो में आपको बताया था कि लगभग हमारा देश स्वतंत्र होने के पश्चात और इसके पहले आपने पढ़ा है कि हमारा देश स्वतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, यानी ब्रिटिश शासकों ने लगभग 150 से 200 वर्षों तक भारत देश पर अपना शासन किया। शासन जैसे हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, हमें जैसे ही आजादी मिलती है उसके पश्चात हमारे देश पर अपनी सारा सरकार निर्माण की जो प्रक्रिया चली उसके अंतर्गत आप एक अच्छा राष्ट्र विश्व के अन्य राष्ट्रों के समक्ष यानी साथ में खड़ा हो सके, ऐसे राष्ट्र निर्माण की चुनौती हमारी सरकार बनी उसके सामने आई। भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से, यानी हमने अपना पंत प्रधान चुना और उसके बाद से वहां से जो विकास का क्रम चला बच्चों, उसमें वही चीजें हमें यूनिट सेकंड जो है आपका घटक 2 और इसमें समय समय पर कौन कौन सी नीतियां लागू हुई, कौन कौन सा विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया, कौन कौन सी तकनीकी का उपयोग किया गया, जिसके माध्यम से हमारा देश जो है और आगे बढ़ सका। जैसे उसमें आप देखोगे कि वैश्विकीकरण आएगा, निजीकरण आएगा, उदारीकरण आएगा, यानी ये सब चीजें हैं क्या? अब जैसे मैंने आपको परिचय तो दे दिया, लेकिन आपको इस सब चीजों की जानकारी नहीं है। मिस ने कह दिया कि आर्थिक नीतियां, अरे आर्थिक नीतियां होती क्या है, वैश्विकीकरण क्या है, और निजीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है। बच्चों यह यूनिट सेकंड जब पढ़ाया जाएगा, जो भी टीचर आपके समक्ष उपस्थित होंगे, वह जब प्रत्येक चैप्टर का को डिवाइड जब किया जाएगा तो उन सभी शिक्षकों के माध्यम से समय समय पर आपको लेक्चर के माध्यम से जानकारी मिलेगी। अब हम चलते हैं तीसरा घटक राष्ट्र निर्माण की चुनौती भाग 2। भाग 1 में हमने ये सब चीजें देखा, भाग 2 यानी ठीक है हमारा ये सब हो गया, हमने वर्ल्ड के साथ में विश्व के साथ में कौन कौन सी नीति को फॉलो करना है वो हमने भाग 1 में देख लिया। लेकिन दूसरे में हम बच्चों देखेंगे शिक्षा की प्रणाली। सबसे जरूरी मनुष्य के लिए जीवन में सबसे इम्पोर्टेंस क्या है, एजुकेशन, शिक्षा। तो शिक्षा की प्रणाली का सोपान क्या रहा, यानी स्टेप क्या रहा। हम बढ़े सब बढ़े, जो सिस्टम हम लागू सब पढ़े सब बढ़े, जो नीति हमने हमारी सरकार ने फॉलो कर रखा है, पूरे देश में सर्व शिक्षा अभियान जो चल रहा है वो कहाँ से आया, उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसका प्रारंभिक स्तर क्या था, कैसे यह हमें अभी जो हम टीचर्स और शिक्षक समझ बैठकर स्टडी कर रहे हैं वो कैसे संभव हुआ। तो बच्चों यह भारतीय शिक्षा प्रणाली, इसमें बहुत सारे आयोग लागू हुए थे, समय समय पर योजनाएं बनाई गई थी, वह हम राष्ट्र निर्माण चुनौती भाग के 2 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। और साथ साथ में सामाजिक समस्याएं, सामाजिक समस्या क्या क्या है हो सकती है, जैसे उस समय सतीबंदी, बाल विवाह, सतीबंदी नहीं, सती प्रथा, बाल विवाह, बालिकाओं को शिक्षा नहीं दिया जाना, समाज में स्त्री और पुरुष का जो दर्जा था वह उसमें भिन्नता रखना, यह सारी चीजों पे हम कैसे, ये दुर्बल घटक होते हैं, हमारे समाज के सबसे कमजोर घटक माने जाते हैं, इस पर हम विजय कैसे पाएंगे। सरकार ने इसकी तरफ भी ध्यान दिया। साथ साथ में स्वतंत्र भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो गति है उसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। एक कंट्री जो है अंतरजाल की सहायता यानी नए नए शोधों के माध्यम से, नए नए तकनीकी के माध्यम से, और सिर्फ हमारा देश भारत ही नहीं, अन्य देशों को कैसे उसमें शामिल किया जा सके, उसमें कैसे सहयोग लिया जा सके। जैसे हमारा पड़ोसी देश जो भी है, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इन देशों का, यूरोपियन कंट्री का कैसे हम सहयोग ले करके अपने देश का ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकते हैं, यह भी हमें यहाँ पढ़ने को मिलेगा। अब लास्ट का यूनिट है बच्चों, इतिहास के लास्ट का यूनिट में बोल रही हूँ, नंबर 4, बदलता जीवन। जीवन कैसे बदलेगा मनुष्य का, जनमत निर्माण, नगरीय समाज, सक्रिय होना और प्रसार माध्यमों की भूमिका। प्रसार माध्यम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, कोविड की जो सिचुएशन है, जो समस्या चल रही है करीब करीब 1.5 पौने 2 सालों से, पिछला
साल हमारा एकेडमिक ईयर ऐसे ही गया और अभी भी हमने ऑनलाइन ही शुरुआत की है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है, प्रसार माध्यम यानी हम इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुँचे हुए हैं। आप हमसे इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हो। टीवी है आपका, रेडियो है, जो कुछ भी है, आपका कंप्यूटर है, आपकी समाचार मीडिया एजेंसी है, आप चैनल पे तमाम न्यूज़ चैनल को देखते हो। इसके पहले रेडियो समाचार प्रसारण हुआ करता था। तो यह सारी चीज़ें इसमें दृश्य और श्रव्य, दृश्य यानी जो हम देख सकते हैं, श्रव्य यानी हम जो सुन सकते हैं। दोनों चीज़ों का बच्चों समावेश होता है और किस तरह से जो हमारा हम जनमत यानी सरकार को सपोर्ट करना और जो सरकार कार्य कर रही है, वह उचित है या अनुचित है। जिसमें सबसे अच्छा माध्यम आप देखते होंगे कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव की प्रक्रिया होती है बच्चों। 5 साल का कैलकुलेशन निकाला जाता है कि सरकार ने कितना अच्छा काम किया है, उसको वोटिंग किया जाए, उसके सपोर्ट में वोटिंग किया जाए कि नहीं किया जाए। दूसरी बात इसमें बच्चों आएगा शहरी और ग्रामीण जीवन। आप सब हम सभी मुंबई जैसे महानगर सिटी में रहते हैं। आप अपने गाँव को भी जाते होंगे तो वहाँ के जनजीवन और यहाँ के जनजीवन में काफ़ी फ़र्क हमें देखने को मिलता है। शहरीकरण की जो प्रक्रिया है, वह किस तरह से अ देश के विकास के लिए सपोर्टिंग है। साथ-साथ में भारत एक कृषि प्रधान देश यानी ग्रामीण क्षेत्र वाला देश भी है। तो हम सरकार का परम कर्तव्य है कि उसके विकास की तरफ भी ध्यान देना, यानी जो भी गवर्नमेंट बनेगी। तो यह है बदलता जीवन जो आपका यूनिट है, 4th यूनिट। इसमें साथ-साथ में बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यह सारी चीज़ें जैसे आप जानते होंगे कि आपके सम्माननीय अब्दुल कलाम जी जो है, उनका मिसाइल मैन कहा जाता है। तो कैसे उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कैसे मतलब बढ़ावा देने के लिए तत्परता दिखाई। यह सारी चीज़ें बच्चों हमें इस बदलते जीवन भाग 2 का जो हमारा ये है, इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा। उसी तरह से जब मैंने आपको नंबरिंग की बात की कि किस तरह से डिपेंड करता है हमारा नंबर का बँटवारा, तो अब हमारा बचता है 12 नंबर का राजनीतिक शास्त्र। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पे कुल टोटल 6 पाठ आपको मिलेंगे और यूनिट भी 6 मिलेगा, यानी टोटल 6 चैप्टर एंड यूनिट भी 6। अब हमें इसमें बच्चों पढ़ना क्या है, किस तरह से हम राजनीतिक शास्त्र का अर्थ ही होता है कि हमारी पॉलिटिक्स किस तरह की होगी, हमारी मीन्स हमारे देश में जो सरकारें हैं, उनकी अलग-अलग स्टेट की अलग-अलग सरकार भी हो सकती है और केंद्र में एक सरकार होती है। तो यहाँ पर जिसका जिसका बहुमत होगा, उसी की सरकार केंद्र में मानी जाती है। तो किस तरह से वो अपनी नीति को फ़ॉलो करेगा कि विश्व के अन्य देशों के साथ हमारे देश का संबंध अच्छा बना रहे। इसीलिए पहले चैप्टर का नाम ही आपको दे दिया गया है, विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियाँ। आप सभी अपनी पूर्व की कक्षाओं में तमाम चीज़ें पढ़े होंगे। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत देश में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कब-कब, कौन-कौन से आंदोलन के माध्यम से, कौन-कौन से विरोध के माध्यम से जनता ने अपने रोष को प्रकट किया और 2 अलग-अलग गुटों में किस तरह से विश्व लेवल पर विवाद के चलते महायुद्ध हो गया, यह सारी चीज़ें आपने पढ़ा है। तो चैप्टर का नाम जैसे आपको मिलेगा यहाँ पे यूनिट का नाम विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियाँ। बच्चों इसमें विश्व युद्धोत्तर जैसे मुद्दे में ही आ गया युद्ध, तो युद्ध में शस्त्र स्पर्धा, यानी हमें हमारी जो थल सेना, जल सेना, वायु सेना जो कार्यरत है, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, तो शस्त्र स्पर्धा से यानी हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैनिक दृष्टि से, शस्त्रों की दृष्टि से, अस्त्रों की दृष्टि से अपने आप को मजबूत करना है और वैश्विकीकरण को भारत द्वारा दिए जो प्रतिसाद, यानी एक वैश्विकीकरण यानी एक दूसरे देश के साथ मिल करके किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है कि हमारा देश आगे जाए। और यहाँ पर बच्चों 2 युद्धों की बात तो हमने सुना, लेकिन इसके बाद भी एक युद्ध चलता रहा, हमारा विश्व 2 गुटों में बँटा रहा। जब भी आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। शीत युद्ध के नाम से जिसे आपने देखा होगा शायद 8वीं कक्षा में, या नहीं देखा होगा तो छोटा-सा मैंने आपको परिचय दे दिया। रशिया और अमेरिका के बीच में जो चलने वाला शीत युद्ध, उसका कहीं न कहीं अभी तक इफ़ेक्ट असर पूरे वर्ल्ड लेवल पर बना हुआ था।
और है भी अभी, उसका असर हमें दिखाई दे रहा है, हालाँकि वो काफ़ी हद तक यह खत्म होने के कगार पे है, लेकिन फिर भी अंशतः यह खत्म नहीं हुआ है, कहीं न कहीं बना हुआ है। यह चीज़ें पढ़ने के बाद बच्चों हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भारत की विदेश नीति की विकास का जो क्रम है, यूनिट 2 विकास यात्रा, यानी विदेश नीति। हम जैसे हमारा जो देश है, वह किस तरह की नीति को फ़ॉलो करेगा, किस तरह से अपनी जो योजनाएँ हैं उसको आगे बढ़ाएगा, उस विदेश नीति का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? यानी मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि विदेश यानी जो अदर कंट्री है, यूरोपियन कंट्री हो सकती है, हमारे देश का पड़ोसी देश भी हो सकता है, वह सब कुछ विदेश नीति के अंतर्गत आएगा कि उनके साथ हमें कैसे रूल फॉलो करने हैं, उनसे कैसे सपोर्ट लेना है और उनको हमें सपोर्ट कैसे देना है। तो इसमें बच्चों उनका विदेश नीति का सबसे पहले हमें उद्देश्य फिक्स करना पड़ेगा कि अगर किसी देश के साथ मेरा पारस्परिक संबंध अच्छा है, तो हमें एक उद्देश्य रखना पड़ेगा कि आयात-निर्यात का क्या मेरे रखा जाए, क्राइटेरिया रखा जाए, हमें वहाँ से क्या लेना है, हमें अपने देश से उनको क्या निर्यात क्या भेजना है, उनसे किस तरह से हमें सपोर्ट लेना है, उनका मतलब कटुता भरा वातावरण नहीं होना चाहिए, जैसा कि पाकिस्तान और भारत का है। दूसरी बात, विविध घटनाओं की सहायता में स्वतंत्र भारत की विदेश यानी जो घटनाएँ जैसे मैंने आपको लेसन के स्टार्टिंग में बताया आतंकवाद। आतंकवाद एक वैश्विक स्तर पर घटने वाली मतलब एक समस्या है। हर जगह आतंकवाद को देखने को मिल रहा है। विश्व के लगभग सभी देश आतंकवादी गतिविधियों को फेस कर रहे हैं। तो इस समस्या पर कैसे काबू किया जाए, कैसे विजय प्राप्त की जाए, इन सारी बातों और साथ-साथ में हमारे देश के विकास में उन देशों के माध्यम से हमें सपोर्ट कैसे होगा, इसके बारे में भी जानकारी इस चैप्टर के माध्यम से हमें मिलेगी। भारत की सुरक्षा व्यवस्था, अगला चैप्टर आपका सुरक्षा यानी हम अपने देश की जो सीमा रेखा है, उसको कैसे सुरक्षित रखें, सैन्य दल के माध्यम से, अर्ध दल के माध्यम से मानवीय सुरक्षा की परिभाषा क्या हो सकती है हमारे शब्दों में, आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक यानी अपने देश के अंतर्गत की सुरक्षा। यह सारी चुनौतियों पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए, यह आपका यूनिट 3 के अंतर्गत चैप्टर समाहित किया गया है। अगला आपका आएगा संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ एक महत्वपूर्ण वैश्विक संगठन। यह बताना है इसमें बच्चों, यह जानकारी प्राप्त हमें करनी होगी कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र संगठन का क्या योगदान है, उसकी भूमिका क्या है, उसे क्या कार्य सौंपे गए हैं, वह किस तरह से जो विश्व के कंट्रियां हैं, सारी कंट्रियों पर कैसे अपने तौर तरीके, अपने नियम कानून को मान्य करने के लिए सामंजस्य के तौर पर शामिल कर सकता है, कैसे उन पर नजर रख सकता है और सभी राष्ट्रों का विकास शांतिपूर्वक चल रहा है कि नहीं? या ऐसा तो नहीं कि कोई कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र के साथ जबरदस्ती या सीमा विवाद कर बैठा है या जबरदस्ती उसकी भूमिका हरण कर बैठा है। यह सारी चीज़ों, इन सारी बातों का निष्कर्ष समाधान यहाँ पर बच्चों हमें यूनिट 4 के अंतर्गत हमें देखना है। भारत और अन्य देश, जैसे कि हम ये राजनीतिक शास्त्र का हमारा मोटिव भी यही है, हमारा चैप्टर्स ही वही सारे दिए हुए हैं कि किस तरह से भारत अपनी राजनीतिक जो ये है नियम है उसको लागू करेगा। तो यहाँ पर अन्य देशों के साथ वही बात फिर से आ जाती है कि हमारे अपने भौगोलिक सीमाओं को सुरक्षित करते हुए जो पड़ोसी देश है, कभी भी बच्चों पड़ोसी ही हमारे काम आता है। समस्याओं के दौर में पड़ोसी सबसे पहले काम आता है। यह एक आम नियम है। उसी तरह से यदि हमारा संबंध, हमारे भारत देश का संबंध उसके पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अच्छा बना हुआ है, अच्छा संबंध है, तो विकट परिस्थितियों में, समस्याग्रस्त परिस्थितियों में सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, प्रादेशिक सहयोग मिलेगा। और जो प्रादेशिक संगठन हैं, अस्तित्व में जो आए हैं, उनका भी किस तरह से योगदान लेकर के हम अपने देश की सीमा रेखा को सुरक्षित कर सकते हैं। आर्थिक और व्यापारिक हमारे संबंध कैसे होंगे, इकोनॉमिकल पॉलिसी देश की कैसी होगी, इकोनॉमिक्स मीन्स हमारा जो पैसा होता है उसको हम कैसे यूटिलाइज करें, कैसे यूज में लाएं, कहाँ पे खर्च करना है, यह सरकार को तय करना है। और हमारा व्यापारिक जो संबंध है इन देशों के साथ वह कैसा रहेगा, यह रहा यूनिट
5 आपका लास्ट का यूनिट बच्चों, अंतरराष्ट्रीय समस्या, विश्व के प्रत्येक व्यक्ति का जो एक है मानव अधिकार जिसे हम कह सकते हैं, यह विचार विकसित करना, मानव का जो हक है वह सभी को मिल सके, उनको पूरी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यह जो हमारा अ, अधिकार है, इसका हनन ना हो और इन सारी चीज़ों का जो ये है, इस चैप्टर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएँ हैं, उसके अंतर्गत कुछ कंट्रियों में इन सारी चीज़ों को आज भी फेस करना पड़ रहा है। तो इसके लिए इस चैप्टर में इस बातों को रखा गया है। मानव अधिकारों का भारतीय संविधान को ले लीजिए, भारतीय संविधान द्वारा मानव अधिकार का संरक्षण कैसे होगा, यह भी एक मुद्दा है। और पर्यावरण, इसमें लास्ट का आपको देखने को मिलेगा, पर्यावरण का हास्य, हास्य मीन्स नुकसान का, एक की जो यह वैश्विक समस्या उत्पन्न हुई है, इसका बोध विकसित करना, इसका ज्ञान का विकास करना, इस चैप्टर का उद्देश्य है बच्चों। पर्यावरण की समस्या एक वैश्विक समस्या देख रहे हैं, हम सभी लोग जानते हैं, पर्यावरण के नुकसान के ही कारण हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, पर्यावरण हास्य के कारण ही बहुत सारी चीज़ों आज ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई है? हमारे पास वृक्षों की कमी हो गई है ना? हम आए दिन अपनी सुख-सुविधाओं के लिए वृक्षों की कटाई करते रहते हैं, जिसके कारण यह सारी समस्याओं को हमें अ, फेस करना पड़ रहा है। साथ-साथ में जितने भी ग्लेशियर हैं, किस तरह से पिघल करके पिघलते जा रहे हैं। यानी हमारा जो पर्यावरण है, हम उसको किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं, एक बड़ा मुद्दा है। पूरे वर्ल्ड के सामने, पूरे विश्व के सामने अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। पर्यावरण का हास्य अगर ऐसे ही चलता रहा, तो कहाँ पे मानव जीवन कितना सुरक्षित हो पाएगा, यह कहना मुमकिन संभव नहीं है। इस तरह से बच्चों जितने भी यूनिट्स आपको दिए हुए हैं, 16 चैप्टर का आंशिक तौर पर मैंने आपको जानकारी दी है। आंशिक तौर यानी हम कह सकते हैं कि एक आपको जनरली विषय का परिचय कराया गया है। विषय परिचय के माध्यम से यह चीज़ें हमें इसके अंतर्गत पढ़नी है और यह जो नया आपका यानी 1961 से लेकर जो 2000 की समयावधि समय सन 2000 का साल है, वहाँ तक का जो इतिहास हमें पढ़ना है, उसके अंतर्गत इन सारी चीज़ों का समावेश किया हुआ है। इन सारी चीज़ों को समाविष्ट किया गया है। ये एक तरह से आपके लिए यह नया अध्याय होगा, नए चैप्टर्स होंगे, नई शुरुआत होगी और स्वतंत्र भारत ने किन-किन चुनौतियों का सामना किया, कैसे वह अपने आप को वैश्विक स्तर पर पिछड़े हुए कंट्री से पिछड़ा राष्ट्र से विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में ला करके अपने आप को खड़ा किया, अपने आप की उपस्थिति दर्ज कराई। यह सारी चीज़ों का अध्ययन बच्चों नवीन सत्र में नए विषय में इतिहास में हम सभी लोग करेंगे। टीचर्स के माध्यम से आप सभी बच्चों को इस जो भी भिन्न-भिन्न विद्यालयों से बच्चे जुड़े हुए हैं यहाँ पे ऑनलाइन, तो उनके शिक्षकों के माध्यम से हमारा जो ये स्टेट का क्लास चल रहा है, एक्सपर्ट क्लास, इसके माध्यम से आप लोगों को शिक्षा दी जाएगी। इसमें कोई कमी नहीं होगी। और आप सभी लोगों को पीडीएफ या जो भी है आपके स्कूल के माध्यम से अपने टीचर से संपर्क बनाए रखिए, वहाँ से आप लोगों को मिलेगी। किसी को कोई डाउट, समस्या है तो आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पर रख सकते हैं। सभी बच्चों से अनुरोध है, अभी यह विषय जस्ट स्टार्ट हुआ है एक तरह से, तो अगर मन में कोई विचार उत्पन्न हुए हैं विषय को लेकर या कोई समस्या है, तो आप लोग अपने समस्या को या अपने आपका जो प्रश्न है, यहाँ पर रख सकते हैं। कोशिश किया जाएगा आपके प्रश्नों का उत्तर मिले।
हेलो। हेलो मिस। हाँ बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग मिस। वो फोर्थ वाला जो इतिहास का पार्ट था, आर्थिक विकास, उसको और एक बार एक्सप्लेन करेंगे आप? मुझे आपका सही समझ में नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए, वापस बोलिए। है। आर्थिक विकास आप फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे? आर्थिक विकास। यस मिस। आर्थिक विकास यानी कि आपको इसमें क्या जानना है वो बताइए। आर्थिक विकास तो आपको अभी पढ़ाएंगे हम लोग जब विषय, तब इसका विकास एक विकास ओके। का क्रम कैसे चला उसके बारे में हम पूर्णतः जानकारी दे पाएंगे। यह तो बच्चों जस्ट विषय परिचय था, इसमें आपको जानना क्या है वो बताइए मुझे। वो मिस आप जो एक्सप्लेन की ना, उस टाइम मेरा कनेक्शन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया था। अभी भी आपका कनेक्शन बच्चा भी वीक चल रहा है, कनेक्शन आपका पूर्णतः सही नहीं है। ठीक है। आर्थिक विकास यानी अपने देश का जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, जैसे मैंने आपको मनी से एक छोटा सा एग्जांपल देकर बता दिया कि किस तरह से हमें अपने देश की व्यवस्था को लागू करना है, कि हमारे पूरे देश का ओके। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह आपका औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वह आपका सरकारी क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों को समान अपने विकास का समान अवसर मिले। अपने-अपने क्षेत्रों में विकास करने के लिए जो प्राथमिकताएँ सरकार द्वारा उपस्थित कराई जाएँगी, उनका विकास हो सके। यह सारी चीज़ें बच्चा हमको आर्थिक विकास के अंतर्गत पढ़ना होगा। जब यह चैप्टर शुरू होगा, तब आपको काफ़ी अच्छी तरीके से इसके संदर्भ में समझ में आएगा, जो है। ओके मिस, थैंक यू मिस। वेलकम डियर। और आप में से किसी और का कोई क्वेश्चन? सर कोई सवाल नहीं है बच्चों का, तो मैंने अभी आपको हमने देखा यहाँ पर, तो जो भी हमारा डिवाइड किया गया है, विभक्त किया हुआ क्वेश्चन है 28 और 12 नंबरों में, उसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि सारी चीजें किस तरह से समाहित की गई हैं, कि किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कैसे हमें इसमें नित्य नवीन जानकारियों को लेना है, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक भारत देश विकास क्रम को कैसे आगे बढ़ाता गया, अपने विकास की सीढ़ियों को कैसे अ, च चढ़ता गया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की गतिविधियाँ क्या हैं, भारत देश का क्या योगदान है, अ, तमाम समस्याओं को सूचना और प्रौद्योगिकी उन्नति उन्नति मीन्स विकास का जो क्रम है, ज्ञान का जो सिलसिला है, यह सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। आपने एक चीज़ देखा होगा, मैंने पढ़ाते वक़्त बहुत सारे विषयों को यहाँ पर जोड़कर पढ़ाया। बच्चों यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि हम आप विज्ञान पढ़ते हैं, हम सभी लोग विज्ञान पढ़े हैं। विज्ञान में आप देखते होंगे किस तरह से जो ये है कोई चीज़ होती है, कोई खोज होती है नई, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये कैसे हुआ। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, कि यहाँ पे भी जो बीता हुआ हमारा अतीत है, उसके बारे में जो कुछ भी है, समाज से लेकर अर्थव्यवस्था से लेकर के सांस्कृतिक विकास तक लेकर के समाज रचना, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सभी विषय करीब-करीब एक-दूसरे से कोरिलेट होते हैं, संबंधित होते हैं। एक छोटा-सा वक्तव्य कहा जा सकता है कि इतिहास विज्ञान है और विज्ञान ही इतिहास है। एक-दूसरे से आप कभी ध्यान से अगर सोचेंगे, तो आपको समझ में आएगा, जब पुस्तक पढ़ेंगे, चैप्टर को आप बच्चों पढ़ोगे, विषय को मन से पढ़ोगे, सिर्फ पास होने के उद्देश्य से नहीं, तो आपको यह बात समझ में आएगी कि रियली हमारा जो विषय है, वह कहीं न कहीं सभी विषयों से कोरिलेटेड है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपको एक अतीत की जानकारी के तौर पर पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, नहीं, यह बल्कि आपको समाज में एक योग्य दर्जा और जीवन यापन कैसे करना चाहिए, हमें एक अच्छा माहौल कैसे निर्माण करना चाहिए, यह सारी बातों की जानकारी यहाँ पर इस पुस्तक के माध्यम से, चैप्टर के माध्यम से हमें दी गई है।
घटी घटनाओं का जो समावेश होता है, जो कालखंड होता है, वो जीविका के लिए कैसे उपयोगी होता है, सामान्य जीविका के लिए बार-बार आता है बीता हुआ समय, तो उससे हम कैसे सीख ले सकते हैं? बीते हुए समय से जो जो कुछ भी हमने देखा है, सुना है, साक्ष्यों के माध्यम से देखा है, अ, लोकोक्तियाँ मीन्स कहावतों में सुना हुआ है, कैसे हमारे जीवन को और अच्छा बना सकते हैं, गलतियों से हम कैसे सीख लेते हैं और अच्छाइयों से कैसे हम और अ अ, अपने प्रोग्रेस को बढ़ा सकते हैं। यह सारी चीज़ों का प्रभाव हमारे जीवन शैली पर कैसे पड़ता है, यह जो पाठ्यक्रम है काफ़ी संशोधन के पश्चात नया पाठ्यक्रम जो है समाहित किया गया कक्षा 9वीं का जो हमारा इतिहास है, इसमें नए तरीके से इतिहास को आधुनिक तरीके से इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। बच्चों, नागरिक और लोकतंत्र जो नागरिक जो होता है, वह नागरिक यानी हम सब नागरिक हैं अपने भारत देश के, तो लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण भाग कैसे हो सकते हैं, हम सब इम्पोर्टेंस कैसे हो सकते हैं? लोकतंत्र के लिए हमारा देश लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में बार-बार रिपीट कर रही हूँ इस सेंटेंस को ताकि आपको समझ में आए, किस तरह से उपयोगी सिद्ध हो सकता है, समाज श्रेष्ठ कैसे हो सकता है और साथ में राजनीतिक जो उपेक्षा हम रखते हैं, वह कैसे पूरी हो सकती है। इस यहाँ पे इसके लिए विषय का नाम दे दिया है विज्ञान, आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक इतिहास, आधुनिक विज्ञान आप कहिए, इतिहास कहिए जो है। पहले यह नागरिक शास्त्र हुआ करता था, बाद में यह राजनीतिक शास्त्र के में इसमें रखा गया जो है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विषयों को इसमें समाहित किया जा सके, इस तरह से। इसी के साथ बच्चों हम अपना विषय परिचय जो आज एक सामान्य तौर पर विषय परिचय के माध्यम से इतिहास विषय का परिचय कराने का मैंने आप सभी लोगों को प्रयत्न किया हुआ है और आपको आशा है और इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोगों को बात समझ में आई होगी और आने वाला जो हमारा लेक्चर होगा, सत्र होगा, वह आप लोगों के सहयोग से अच्छी तरह से चल पाएगा। धन्यवाद।